मित्रों, इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत है। हम इतिहास दर्शन की बात कर रहे थे और जिस विषय पर चर्चा चल रही थी वह यह थी कि इतिहास विज्ञान है या नहीं है, इतिहास कला है या नहीं है, इतिहास विज्ञान और कला दोनों है अथवा नहीं है। इस तरह की समस्याएं, इस तरह के प्रश्न हमारे पास पश्चिम से आते हैं। पश्चिम के दार्शनिक, पश्चिम के इतिहासकार इस तरह के प्रश्न खड़े करते हैं और इनके उत्तर ढूंढने के सिलसिले में वे आपस में उलझे रहते हैं। हम भारत के लोग इस तरह के विषयों में पहले से ही स्पष्ट होते हैं। हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट कहा हमें कि हर विषय अपने आप में स्वतंत्र होता है, हर अनुशासन अपने आप में स्वतंत्र होता है और जब उसे किसी दूसरे विषय की मदद लेनी होती है वह उसके पास चला जाता है और अपनी मूल भूमिका में वापस लौट आता है। जैसे इतिहास को यदि विज्ञान की आवश्यकता होगी तो वह विज्ञान की शरण में चला जाएगा, इतिहास को कला की आवश्यकता होगी वह कला की शरण में चला जाएगा और वहाँ से लौटकर अपनी मूल भूमिका कि इतिहास इतिहास है ग्रहण कर लेगा। तो इतनी सी बात है कि इतिहास ने विज्ञान है न कला है, इतिहास इतिहास है। एक और बात कही थी कि पश्चिम वाले जिसे साइंस कहते हैं वह भारत का विज्ञान नहीं है, वे जिसे आर्ट कहते हैं वह भारत की कला नहीं है, वे जिसे हिस्ट्री कहते हैं वह भारत का इतिहास नहीं है। हमारे ऋग्वेद में तो आज से 3,500-4 हजार साल पहले कहा गया कि सभी मनुष्य विज्ञानवान बने, विज्ञानमय बने। तो उस समय तो साइंस नहीं था, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। विज्ञान था तभी तो लोगों के विज्ञानमय होने की बात कही गई। लेकिन इतिहास की दुनिया सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इतिहास तो एक व्यापक विषय है और पश्चिम में भी यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसका उत्तर देने का दायित्व हमारा भी बनता है। इसलिए हम उन प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ अंकों में आपको यह बताया था कि इतिहास विज्ञान है या नहीं। उसके बाद के अंक इस चर्चा को लेकर थे कि इतिहास कला है या नहीं, और इतिहास कला है या नहीं इसी बात को मुझे आगे बढ़ाना है। तो इतिहास कला है या नहीं इस बारे में अब तक हमने यह पढ़ा कि पश्चिम से एक विचार आया, पश्चिम में एक जगह से यह विचार आया कि इतिहास अपने आप में एक परिपूर्ण चित्र है, इसे किसी और अनुशासन की सहायता की जरूरत नहीं है, यह अपने आप में पूरा है। इतिहास अपने आप में एक रत्न है और इसे किसी आभूषण में जड़ने की जरूरत नहीं है, किसी कल्पना का सहारा लेकर इतिहास को अभिव्यक्त करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि जो अपनी यह बात बताने के लिए कि इतिहास को किसी दूसरे अनुशासन की सहायता की जरूरत नहीं है, उपमाओं का सहारा लेते हैं। कभी कहते हैं कि वह परिपूर्ण चित्र है, कभी कहते हैं कि वह परिपूर्ण रत्न है। तो इस तरह से तो वे स्वयं ही अपनी बात का खंडन कर चुके। जब इतिहास है तो उसे चित्र बताने की क्या जरूरत है, जब इतिहास रत्न है तो उसे रत्न बताने की क्या जरूरत है। कभी पश्चिम के विद्वान कहते हैं कि इतिहासकार का काम तो एक अभियंता जैसा काम होता है, एक इंजीनियर जैसा काम होता है। तो ऐसा कहकर तो आपने इतिहास को अभियांत्रिकी बना दिया। कभी यह कहा जाता है कि इतिहासकार एक प्रशासक होता है। तो अब जब आप इतिहासकार को एक प्रशासक बताते हो तो फिर इतिहास को तो आपने प्रशासन बता दिया, तो इतिहास कहाँ रहा। इस तरह से अपनी बातों में वे स्वयं ही उलझ जाते हैं और आपस में भी उलझे हुए हैं। यहाँ तक कह दिया रेनियर जैसे विद्वान ने कि इतिहास तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। कहाँ प्रेम और कहाँ इतिहास। इतिहास कठोर यथार्थ पर चलता है और प्रेम कोमल भावनाओं पर चलता है। तो क्या होना चाहिए? वस्तुतः इतिहास कला है या नहीं, यही चर्चा चल रही थी और इसी चर्चा को मैं आगे लेकर आना चाहता हूँ। आगे लाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो द्वंद्व अब तक चल रहा है।
पश्चिम के इतिहासकारों में कि इतिहास विज्ञान है या नहीं। लेकिन इस द्वंद्व से बाहर निकलना होगा हमें। अब मैकाले ने एक जगह ये कहा कि मैं इस तरह की इतिहास की किताब नहीं लिख सकता जिसे नवयुवक और नवयुवतियां पढ़े ही नहीं। मैं तो इस तरह की किताब लिखना चाहता हूं कि यदि नवयुवतियों के हाथ में कोई उपन्यास है, रोचक उपन्यास है, उस उपन्यास को एक तरफ रखकर वो मेरी किताब पढ़ ले। यह भी अतिशयोक्ति है। फिर मैकाले महोदय इतिहासकार नहीं रह जाते हैं, फिर वे साहित्यकार हो जाते हैं। और साहित्यकार, यदि साहित्यकार स्वतंत्र है, वह साहित्य की रचना कर रहा है, इतिहास के विषय लेकर रचना कर रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन उसका स्वागत साहित्य की दुनिया में होना चाहिए। इतिहास की दुनिया में उसका स्वागत इतना ही है कि एक बात किसी साहित्यकार ने अपनी किसी रचना के माध्यम से कही, एक विषय उन्होंने उठाया, उस विषय को केंद्र में लेकर, कल्पना का सहारा लेकर और एक रचना की, और उस रचना में से इतिहासकार को जो सत्य मिलेगा उसको वो बाहर निकाल लाएगा। ये बात हम अपन कर चुके हैं। तो असल में क्या है कि इतिहासकार की कल्पना और कवि की कल्पना में अंतर है। ये हमारे पश्चिम के विद्वान कहते हैं। वे कहते हैं कि भाई इतिहासकार है वह तो तथ्यों के आगे पीछे रहेगा, और जो कवि होता है उसके सामने तथ्य नहीं होते, वह तो तथ्यों से मुक्त होकर कल्पना के आकाश में कहीं भी उड़ान भर सकता है। लेकिन साहित्यकार कहीं भी उड़ान नहीं भर सकता। अब उनसे कोई ये पूछे कि यदि किसी तथ्य का सहारा लेकर कोई इतिहासकार कल्पना की ऐसी उड़ान भर गया जो तथ्य से बहुत ज्यादा दूर है, तो उसका क्या करोगे आप? किसी के इतिहासकार होने मात्र से यह कैसे हो सकता है कि वह एक सीमा पे जाकर रुक जाएगा कल्पना करने में? यदि कोई साहित्यकार भी है और कोई इतिहासकार भी है, तब आप उसके लेखन को किस खांचे में ले जाके रखोगे? तो इस तरह की बातों का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। हाँ, इतिहासकार की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि उसने सत्य लिखा है। इससे ही अनुमान लगाया जाएगा कि वो इतिहासकार है। अब जैसे ये तो हम ही समझते हैं, इस बात को तो सारे लोग समझते हैं कि एक सीमा के बाद में जहां सत्य को कल्पना के आवरण से ढका जाएगा, तो फिर वह निश्चित रूप से साहित्यकार ही होगा। हमको ये मानना पड़ेगा। चाहे वह वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी हो, या भगवती चरण वर्मा की रचना चित्रलेखा हो, या चाहे वह कोई फिल्म हो, मुगल आजम फिल्म हो, तो इन सब बातों का सारांश एक ही है कि साहित्यकार अपना काम करता है, फिल्मकार अपना काम करता है, इतिहासकार अपना काम करता है। यदि इतिहासकार को ये लगता है कि मैं उस जमाने की फिल्म देखकर, जिस जमाने को केंद्र में लेकर कोई रचना की गई है, सत्य का उद्घाटन कर सकता हूं, तो वह उसकी मदद जरूर लेगा। तो आप इसे यूं समझ सकते हैं इस सारी बात को कि हर विषय अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसे दूसरे विषय की मदद जरूरत पड़ने पर लेनी होती है। अब जैसे एक फिल्म आई थी गदर, सनी देओल और अमीषा पटेल उसमें काम कर रहे थे, काम किया उन्होंने उसमें। उस फिल्म में विभाजन के समय की घटनाओं का चित्रण है, काल्पनिक है, फिल्म है, सिनेमा है, चलचित्र है, उसकी कहानी काल्पनिक है। उस कहानी से एक इतिहासकार क्या लेगा? लेकिन मैंने जब वह फिल्म देखी, तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो उस फिल्म में जो फोन काम में लिया जाता है, उस फोन के दो हिस्से हैं। एक में तो बोला जा रहा है और एक को कान में लगा के सुना जा रहा है। तो कुछ भी नहीं दिया होगा उस फिल्म ने इतिहास की दृष्टि से, पूरी तरह से काल्पनिक है। लेकिन एक इतिहास का विद्यार्थी वहां बैठा बैठा यह सोचता है
कि सामाजिक इतिहास के क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। कितने साल ही तो गुजरे होंगे, लेकिन कहाँ एक हाथ में तो एक जो हम बोलते थे और एक हाथ में जो हिस्सा होता था उपकरण का, उससे हम सुनते थे। और आज हमारे सामने ये स्मार्टफोन के रूप में बिल्कुल ही नए तरह का उपकरण है। तो इस तरह से हम कोई बात निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उस फिल्म के आधार पर विभाजन का, भारत विभाजन का इतिहास नहीं लिख सकता। हाँ, फिल्मों का इतिहास लिखना होगा तब मैं उसको काम में लूंगा, या मुझे फिल्मों के विषयों का इतिहास लिखना होगा तो भी मैं लिखूंगा, या फिल्मों में इतिहास की घटनाओं को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, इस बात का इतिहास लिखना होगा तो मैं उसकी मदद लूंगा। यदि मुझे साहित्य का इतिहास लिखना होगा तो मेरे सामने साहित्य ही होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक विद्यार्थी को आगे बढ़ना चाहिए। अब एक विद्वान हुए हैं एक्टन। एक्टन के गुरु थे डालिंजर, प्रोफेसर डालिंजर। तो प्रोफेसर डालिंजर ने कहा कि एक्टन, तुम्हारी उम्र होगी 40 साल, इतिहास के तुम विद्यार्थी हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तुमने अब तक इतिहास की कोई किताब क्यों नहीं लिखी? अब तक तुम्हारी किताब आ जानी चाहिए थी भाई। तो एक्टन ने कहा कि सर, बात ऐसी है कि मैं जब भी पुस्तक लिखने की कोशिश करता हूं, उसके लिए मैं सामग्री जुटाने की कोशिश करता हूं, तो जो तथ्य होते हैं इतिहास में, उन तथ्यों का मैं संकलन करता हूं तो मुझे लगता है कि अभी तथ्य पूरे नहीं हुए हैं। और जब मैं ज्यादा इकट्ठे कर लेता हूं तथ्य, तो मुझे लगता है कि पता नहीं इनमें से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। तो मुझे स्वयं पर पूरा संदेह है कि मैं सही बात लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो डालिंजर महोदय ने कहा कि इतिहासकार में एक गुण होना चाहिए कि वह तथ्यों का परित्याग करना भी सीखे और उनका चयन करना भी सीखे। यानी उसका यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन से फैक्ट का सिलेक्शन करना है और कौन से फैक्ट का ओमिशन करना है। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम्हें जो लगता है कि ये तथ्य सही हैं और ये तथ्य ज्यादा उपयोगी हैं, उनको रख लो और बाकी को हटा दो। तो यह इतिहास को कला नहीं बनने दिया जाए, इसका फार्मूला है, इसका सूत्र है कि इतिहासकार है वह तथ्यों का या तो परित्याग करे या उनका चयन करे। मुझे तो यह अवधारणा समझ में ही नहीं आती है। एक तरफ जब आप E.H. कार का संदर्भ देकर यह कहते हो कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव ही नहीं है, क्योंकि इतिहासकार तो वह मछुआरा होता है जो मछलियां निकालता है सागर से, अपने पाटिये पे डालता है और उनमें से अपनी पसंद की मछलियां छांट लेता है। तो जब वह छांट ही रहा है, चयन ही कर रहा है, तो अपनी मर्जी की मछलियों का ही चयन करेगा और इतिहास में, और फिर उन मछलियों को प्रस्तुत करेगा भी और बेचेगा भी अपनी कला से, अपनी चतुराई से। वैसी ही मछलियां किसी दूसरे मछुआरे के पास हैं तो हो सकता है उसकी मछलियां बिके ही नहीं, क्योंकि उसको बेचना नहीं आता या उसको उनके बारे में कहना नहीं आता। तो हम तो इस सत्य को स्वीकार कर ही रहे हैं कि इतिहास में पूरी चीजें बाहर आ नहीं सकती। अब जो डालिंजर महोदय ने एक्टन को रास्ता बताया था कि भाई आप ये कर सकते हो, नहीं तो फिर आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो कहा कि जो तुम्हारे पास तथ्य उपलब्ध है उनके आधार पर अपनी रचना को पूरा करो। अब देखिए कि तथ्यों का परित्याग करना भी बहुत कठिन है। एक इतिहासकार की सीमा होती है, वह एक किताब लिखेगा तो एक
सीमा से आगे थोड़े जाके लिखेगा। उस एक निश्चित सीमा तक पृष्ठ काम ले सकता है, वो 100 ले लेगा, 200 ले लेगा, 500 ले लेगा, 1000 पृष्ठ ही लिख देगा। कितना लिखेगा वो अपने जीवन में? अब वो तथ्यों का चयन तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन यह चयन तो कलाकार भी करता है। एक चित्रकार के सामने 20-25 प्रकार के रंग होते हैं और उनमें से वह गिनती के 4-5 रंग क्यों चुनता है? तो इस तरह से तो आप इतिहास को कला से मुक्त कर नहीं पाएंगे। जब तक व्यक्ति के शरीर में दिल धड़कता है, हृदय धड़कता है, उसका दिमाग काम करता है, तब तक वह कल्पना का सहारा लेगा। आप इतिहासकार से सिर्फ यह अपेक्षा कर सकते हैं कि भाई वो कोशिश करे कि जो सत्य उसके सामने है उस सत्य के वह आसपास रहे। एक रूस की एक थिएटर में काम करने वाली महिला थी, वैसे वो बैले विशेषज्ञ थी, बैले नृत्य है रूस का, तमरा करसाविना। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने एक बात कही थी कि परित्याग कला का सार तत्व है। सही है कि एक चित्रकार के सामने 20-25 रंग होंगे तो उसमें से उसको चयन तो करना होगा, अंततोगत्वा छोड़ने पड़ेंगे। एक कवि जब कोई कविता लिखता है, और आजकल तो छंद मुक्त कविता, यद्यपि कोई भी कविता छंद मुक्त नहीं होती है, जो भी बात एक लय में कही गई है जिसका अर्थ निकलता हो वह छंद ही है। तुक मिलाना ही छंद नहीं होता। लेकिन जब छोटी कविताएं लिखी जाती हैं, मेरा खुद का अनुभव है, तो हमें कोई शब्द बहुत प्रिय होता है कि यह शब्द तो आना चाहिए, यह शब्द मेरी बात का वजन बढ़ा रहा है। लेकिन जब कविता को बार बार पढ़ते हैं तो वही शब्द चुभता है, वही शब्द अनुपयोगी लगता है कि ये शब्द तो बहुत सुंदर है लेकिन ये इस कविता में यहां पर ठीक नहीं है, तो इसे निकाल देना चाहिए। और वह बहुत कठिन काम होता है। फिल्मकार राज कपूर के बारे में आप सब जानते हैं। उन्होंने फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर। उन्होंने खुद कहा कि मेरे सामने संकट यह हो गया कि मैं कौन से दृश्य इसमें से काटूं। फिल्म बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, तो उन्होंने कुछ दृश्य काटे, बड़े भारी मन से काटे। बोले मैंने इनको इतनी मेहनत से फिल्माया है, अब इनको मैं कैसे काटूं? तो फिल्म चली नहीं। फिल्म का संपादन हुआ बाद में और कुछ और दृश्य काटे गए। यही फिल्म मुगले आजम बनी थी तब के आसिफ के साथ हुआ था। इतनी मेहनत करके उन्होंने फिल्म बनाई और बोले ये चीजें जुटाने के लिए तो पता नहीं मैंने क्या क्या किया, अब ये सब तो निकल जाएगा बाहर। ये गीत का ये अंतरा यदि हट गया तो फिल्म में जान चली जाएगी, जान रहेगी नहीं, फिल्म की जान ही चली जाएगी। लेकिन करना पड़ता है। तो एक इतिहासकार को भी अपने प्रस्तुतिकरण में इतना यथार्थवादी तो होना ही चाहिए कि वह जो चीजें उसको लगे कि इन चीजों को बताए बिना अपनी बात कही जा सकती है तो उसे कहना चाहिए। और इसे भी मैं एक कला ही मानता हूं। भले ही हमारे पश्चिम के विद्वान ये कहें कि इतिहासकार को कलाकार नहीं होना चाहिए, लेकिन इतिहासकार को एक कलाकार होना भी चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। हमेशा यह बात नहीं कही जा सकती कि विस्मरण या भूल जाना लेखन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक इतिहासकार के सामने कुछ तथ्य हैं और उन तथ्यों के आधार पर उसने एक इतिहास लिखा, और तथ्यों का चयन करते समय उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को यह मानते हुए कि यह काम के नहीं है, ये तथ्य काम के नहीं है, यह तथ्य काम का नहीं है, और एक तरफ कर दिया। अब क्या पता जिन तथ्यों को उसने छोड़ा है उन तथ्यों का महत्व इतिहास में उन तथ्यों से ज्यादा भी हो सकता है जो उसने काम लिए हैं।
किसी दूसरे इतिहासकार के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और हो सकता है कि उसी इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। तो निश्चित रूप से यह एक कठिन कार्य है, लेकिन हम यह कह नहीं सकते कि आपने कुछ तथ्यों की उपेक्षा कर दी तो आपने बहुत अच्छा लिख दिया। हाँ, आपने जो सोच रखा था, जो आप सोचते हैं, जो आपकी कल्पना में है, उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा लिखा है, इस बात को मान सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि एक कलाकार में जिस तरह से चयन और परित्याग करने का गुण होता है, यानी मैं तो ये कहूँगा कि उसमें एक कलाकार में चीज़ों को चयनित करने का और उनको विस्मृत कर देने का जो गुण होता है, वह उसकी कला ही होती है। यदि वह कला वह जानता है तो उसका प्रस्तुतिकरण सुंदर होगा। वह जो बात कहेगा उस बात में दम होगा। वह चित्र बनाएगा तो चित्र सुंदर होगा, वह कोई उपन्यास लिखेगा या कविता लिखेगा तो वह सुंदर होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन चीज़ों को वह छोड़ चुका है उनका कोई महत्व नहीं है। इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है कि हम इतिहास लेखन में कल्पना की उस ऊंचाई तक नहीं जा सकते जिस ऊंचाई पर साहित्य में जाया जा सकता है। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना, भारत तो यह बार बार कह रहा है कि भाई साहित्य अलग है और इतिहास अलग है। अब साहित्य में तो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह सकता है कि मैं तुझे आसमान के तारे तोड़कर ला दूंगा, मैं तेरे लिए प्राण दे सकता हूं। लेकिन एक इतिहासकार कभी नहीं कह सकता कि उस रानी के प्रेमी ने उसको आकाश से तारे तोड़कर ला दिए, यह नहीं कह सकता। जहां वह यह कह देगा वहां तो वह इतिहासकार की भूमिका से अलग ही हट जाएगा। तो यह हम भी समझ रहे हैं। लेकिन ये जो पुस्तक है मेरे पास, ये पुस्तक है, देखो, ये है इतिहास दर्शन और डॉक्टर झारखंड चौबे की किताब है। मैं अलग अलग बातें या बताते समय या एक ही विषय पर अलग अलग बिंदुओं को बताते समय अलग अलग पुस्तकों की मदद ले लेता हूँ। बीच बीच में मैं अपनी कलाकारी भी लगाता हूँ। जब बात चल रही है तो फिर झूठ क्या बोलना। जो तथ्य मुझे सही लगते हैं उनके आधार पर ही लगाता हूं कलाकारी। तो मैं ये कह रहा था कि इस पुस्तक में एक बात लिखी हुई है कि भाई कालिदास ने जैसी कल्पना की है मेघदूत की, वैसी कल्पना इतिहासकार नहीं कर सकता। हम खुद ही कह रहे हैं कि कालिदास साहित्यकार है, लेकिन आपको साहित्यकार से इतिहास को बाहर निकालना आना चाहिए ना। यदि कालिदास जो है वह मेघदूत लिखता है और उसका जो यक्ष है वह रामगिरी पर्वत पर है और उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है, याद सताती है उसको, और वह संदेश भेजना चाहता है अलकापुरी तक, तो उसे संदेश भेजने के लिए कोई वाहक नहीं मिलता, कोई दूत नहीं मिलता। तो कवि कल्पना करता है कालिदास कि अरे बादल, तू ही मेरा दूत बन जा और मेरी प्रियतमा तक, मेरी प्रेमिका तक मेरा संदेश ले जा। यहां तक तो शुद्ध कल्पना है, उसके आगे भी बहुत सारी कल्पनाएं हैं इसमें। लेकिन वह जो मेघ है वह रामगिरी पर्वत से चलता है और अलकापुरी तक जाता है। एक इतिहासकार यदि उसका रूट चार्ट बनाए कि किधर किधर से गया और कहां कहां उसने क्या क्या देखा, तो आप भूगोल का एक पाठ बना सकते हैं, भूगोल की एक किताब लिख सकते हैं, उस जमाने के मार्गों को समझ सकते हैं, उस जमाने के भूगोल को समझ सकते हैं। और भूगोल भी हमारे इतिहास का ही तो भाग है, इतिहास से अलग कहाँ है। और इतिहास से अलग है तो वह स्वतंत्र अनुशासन के रूप में पढ़ा जा रहा होगा। हमें भूगोल की जरूरत होती है तो हम भूगोल के पास जाते हैं। तो अब बताइए
इतिहासकार के लिए जगह क्यों नहीं है साहित्य में, वह निकाल सकता है। लेकिन हम कालिदास को किसी भी स्थिति में इतिहासकार नहीं कह सकते, और न ही कभी कालिदास ने चाहा था कि उसे इतिहासकार कहा जाए। मुझे जो आपत्ति है इन डॉक्टर झारखंड चौबे साहब के पुस्तक में जो बात लिखी हुई है उस पर, और वह आपत्ति भी सख्त आपत्ति है, मेरा बहुत बड़ा ऐतराज है। और ऐसा बहुत लोगों ने लिखा है, लिखा ही जा रहा है, कहा ही जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर कालिदास का मेघदूत पूर्ण रूपेण काल्पनिक चित्रण है। ये जो संस्कृत साहित्य के शेक्सपियर, यहां तक तो ठीक है कि उन्होंने लिखा, यहां तक तो ठीक है कि उन्होंने कही हुई बातों में से ही बात को आगे बढ़ा दिया, लेकिन कितनी बड़ी भूल है। शेक्सपियर बाद में हुआ या कालिदास बाद में हुआ, कोई महान व्यक्ति पहले होता है और उसके बाद में कोई दूसरा महान व्यक्ति जन्मता है जिसमें उसके जैसे गुण हो, तो हम आगे वाले की तुलना पहले वाले से करते हैं। आपको शेक्सपियर की तुलना कालिदास से करनी चाहिए, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करनी चाहिए। संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कालिदास नहीं, अंग्रेजी साहित्य का कालिदास शेक्सपियर, ऐसे कहना चाहिए। यही बात कुछ दूसरी उपमाओं में भी आती है। तो हमें, जैसे भारत का नेपोलियन, अब विषयांतर हो जाएगा, मैं ज्यादा उधर चला जाऊंगा तो, क्योंकि हमारा विषय तो इतिहास कला है या नहीं है, वह है। तो इस तरह की चीजों पर आपत्ति है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करोगे या शेक्सपियर की तुलना कालिदास से करोगे। अब यह भी कहते हैं लोग, इस पुस्तक में तो खैर संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर लिखा हुआ है कि भारत का शेक्सपियर कालिदास। अरे भाई नहीं, इंग्लैंड का या यूके का या ब्रिटेन का कालिदास कहो ना आप शेक्सपियर को, ऐसा होना चाहिए। खैर, वह बात तो पूरी हुई, चाहे वो नेपोलियन की बात हो, समुद्रगुप्त की बात हो, वो विषय अलग है थोड़ा सा, लेकिन नहीं होना चाहिए। फिर एक और बात लिखी है इन्होंने क्या लिखी है, विद्वानों ने कही है तभी इन्होंने लिखी है। वह बात यह है कि ऐतिहासिक तथ्य तो नीरस और निर्जीव होते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सारनाथ तक का नाम लिखा, सारनाथ के भग्नावशेष, शिलालेख, मुद्राएं, ये निर्जीव होते हैं, ये बोलते नहीं हैं, और मतलब नीरस होते हैं। भाई जब नीरस होते हैं तो इतिहासकार अपना जीवन क्यों खपा देते हैं इनका अर्थ ढूंढने में, इनका महत्व बताने में? नीरस नहीं होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ दिन पहले कालीबंगा गया था। मेरे साथ दो मित्र और भी थे, श्री राजकुमार जी लाटा थे, हिंदी पढ़ाते हैं, और डॉक्टर महेंद्र खारडिया थे, कॉमर्स के हैं। हम आ रहे थे कहीं आगे से किसी आयोजन से, तो रास्ते में रुके कालीबंगा के टीले पर मैं जितनी देर भी रहा, मुझे बड़ी बड़ी बेचैनी रही। मैं पूरे समय सोचता रहा कि आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, वो कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, यानी उस मिट्टी के कण कण से। और मुझे ये तो कह रहे हैं कि निर्जीव होते हैं ऐतिहासिक तथ्य, और मुझे वो पूरा कालीबंगा ही एक तथ्य दिखाई दे रहा था, और मुझे तो उसका कण कण प्राणवान नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि इस पर किताब लिखना तो मुश्किल है, समय भी नहीं मिलता, और वो सामग्री भी नहीं है मेरे पास, और अभी योजना में भी नहीं है, लेकिन मैं इस पर कविता जरूर लिखूंगा। वो मैंने लिखी भी। और इसी कालीबंगा पर, अपने यहाँ पर
एक विद्वान हुए हैं हनुमानगढ़ के ओम जी कागत, उनकी राजधानी में कविताएं हैं और हिंदी में कालीबंगा पर पूरी सीरीज है, उनकी श्रृंखला है। उसमें वो कल्पना करते हैं कि यहाँ भी हमारे किसी पूर्वज की जो गृहिणी है उसने खींचड़ा रांधा होगा और वह खींचड़ा यहाँ बैठकर परिवार के लोगों ने खाया होगा। यानी उस कविता को पढ़ते समय मैं द्रवित हो जाता हूँ। दुनिया में नहीं है अब श्री ओम जी कागत, लेकिन बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, बहुत बढ़िया लिखा। तो इस तरह से ऐसा कह नहीं सकते। पिछले दिनों मैं बनारस गया और वहाँ मैंने वहाँ के म्यूजियम में और वो सारनाथ का स्तंभ देखा। पूरे समय ईसा के 300 साल पहले चला गया, पहले रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वे नीरस हैं? यदि वे नीरस होते तो किसी दर्शक में या किसी पर्यटक में और रस नहीं भरते, पर्यटक के हृदय में रस नहीं भरते, भावना नहीं भरते। तो इस तरह की बातों को हमें थोड़ा उदारता से सोचना चाहिए। पश्चिम के दार्शनिकों ने कह दिया ठीक है, हम परीक्षा के में उत्तर लिखेंगे तो उनकी बात लिखेंगे, लेकिन हम हमारी बात भी लिखेंगे। तो निश्चित रूप से एक इतिहासकार के सामने यह चुनौती होती है कि वे अतीत के विषयों को अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में पुनर्जीवित करता है और उनका प्रस्तुतिकरण के लिए उसे कलाकार बनना ही होता है, कम या ज़्यादा। यदि वह न कम और न ज़्यादा कलाकार बने, अपनी बात को इतनी खूबसूरती से कह दे कि उसको पढ़ने वाला इतिहास ही समझे, तब तो वह एक इतिहासकार है। वरना वह इतिहासकार न होकर साहित्यकार हो जाता है, कला, या उसको कलाकार कह सकते हैं, कलाकार हो जाता है, यानी वो अपनी दिशा से भटक जाता है। तो जब अगली बार अपन मिलेंगे तो अपन ये नतीजा निकाल चुके नतीजा, मैं बता ही चुका, सारी बातें कह चुका हूँ मैं बीच बीच में। लेकिन निष्कर्ष के रूप में क्या कहना चाहिए, इतिहास विज्ञान है अथवा नहीं, तो मैं इसका निष्कर्ष अगले अंक में प्रस्तुत करूँगा। और तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्ते।